हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान होता है तो दूध का पीएच मान होता है तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। अब हम बात कर लेते हैं दूध के संबंध में। हम बात करें दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो बात करते हैं दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पचाने वाला एंजाइम कौन है? एंजाइम कौन है? तो एंजाइम है रेनिन। कौन एंजाइम है? रेनिन एंजाइम है। अब हम बात कर लेते हैं दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। और हम बात करें दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो शर्करा कौन है? लैक्टोज है। शर्करा कौन है? लैक्टोज है। अब हम यही बात करें दूध में जो खट्टा होता है, जो दूध में खट्टापन होता है, यह दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? तो दूध में जो खट्टापन होता है, खट्टापन जो होता है जो किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन गैस निकलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक है। हम बात करें शहद का मुख्य घटक है तो शहद का मुख्य घटक कौन है? तो फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज है। अगर हम बात करते हैं शर्करा की, शर्करा जो है यकृत में बदल देती है। शर्करा को यकृत में कौन बदलता है? हम बात करें शर्करा को यकृत में कौन परिवर्तित करता है? शर्करा को यकृत में कौन परिवर्तित करता है? कौन परिवर्तित करता है? तो ग्लाइकोजन परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजन। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है? SO2 NO2 के कारण होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 NO2। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। हम बात करें गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CV देसाई हैं। कौन है? CV देसाई हैं। अब हम यही बात करते हैं गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है। गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। अब हम बात करें बायोगैस जो है, बायोगैस यह किसका घटक है? हम बात करें बायोगैस की तो बायोगैस किसका घटक है? बायोगैस किसका घटक है?
बायोगैस जो है किसका घटक है? तो यह भी मीथेन का ही घटक है। किसका घटक है? मीथेन का ही घटक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हम बात करें रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन है। कौन है? जेम्स हैरिसन है। हैरिसन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ताप होना चाहिए था, समान ताप। हम बात करें रेफ्रिजरेटर में कौन समान ताप बनाए रखता है? रेफ्रिजरेटर में कौन समान ताप बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट जो है यह रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। और हम एक बात और कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर रेफ्रिजरेटर को कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हम बात करें अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो मस्तिष्क अंग खराब हो जाता है। अब हम बात करें मस्तिष्क का। अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। कौन होता है? सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रही अगला क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। अब हम यही बात कर लेते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2 होता है। और हम यही बात कर लेते हैं यूरिया की। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। अब हम बात करें यूरिया की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यूरिया जो बनता है शरीर के किस अंग में बनता है? यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यूरिया शरीर के किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। और हम बात करते हैं मूत्र में दुर्गंध। जो मूत्र में दुर्गंध आती है वह किसके कारण आती है? तो वह यूरिया के कारण ही आती है। किसके कारण आती है? यूरिया के कारण ही आती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है।
तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स है। ये जो जीरोफाइट्स है मरुस्थल में उगता है। अगर हम बात करें चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। चट्टानों पर जो पौधा उगता है उसे क्या कहा जाता है? चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लियोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लियोफाइट्स कहा जाता है। लियोफाइट्स कहा जाता है। जो चट्टान में उगते हैं उसे लियोफाइट्स कहते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। हम बात करें चाय एवं कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है। चाय एवं कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है। तो उत्तेजित पदार्थ कौन होता है? चाय में कौन होता है? तो चाय में थीन होता है। और कॉफ़ी में कौन होता है? तो कॉफ़ी में कैफीन होता है। अब हम यही बात कर लेते हैं तंबाकू की। तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है। कौन होता है? निकोटीन होता है। अगर चाय की बात करें तो चाय में थीन होता है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में कैफीन होता है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में निकोटीन होता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो निर्वात में। वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। HIV की जांच किसके द्वारा होता है? HIV की जांच किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? एलिसा पद्धति के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? एलिसा पद्धति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एलिसा पद्धति के द्वारा होता है। HIV की जांच किसके द्वारा होता है? तो HIV की जांच एलिसा पद्धति के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम बात करें स्मॉल जी का मान होता है स्मॉल जी का मान कम होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है। तो स्मॉल जी का मान कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है। कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे कम होता है। अब हम बात करते हैं अधिक कहाँ होता है? तो अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पे अधिक होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है। हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो जी का मान कितना होता है? 0 होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज के क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। लिंक को ज्वाइन करें और आज के क्वेश्चन को PDF प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।